बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज मुझे अफसोस हुआ कि मुस्लिम लीग नून के किसी रुकन असम्बली को, काफ लीग के किसी रुकन असम्बली को, पीपल्स पार्टी वाले किसी रुकन असम्बली को खुद एक काम करना चाहिए था। ऐवान में एक मौका मिला था कि ये बताते कि ख़वातीन की इज्जत क्या होती है, लेकिन इन लोगों ने ये मौका गंवा दिया। और ये खुद तारिक बशीर चीमा की कम से कम लफ्ज़ों में अगर मजम्मत की जाए तो ठुकाई करते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। क्या हुआ, तारिक बशीर चीमा ने हरकत क्या की थी, अभी मैं आपके सामने रख देता हूँ। आपको तफसील के साथ बताते हैं कि क्या हुआ। पाकिस्तान की आला तरीन जो चुनिंदा हस्तियां हैं उनके दरमियान, अवाम के वोटों से ऐवान में जाने वालों के दरमियान, इन तमाम चीज़ों से पहले आपसे दरख्वास्त, अपने लिए अलग न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, घंटी का बटन दबाइएगा तो वहाँ ऑल लिखा हुआ नजर आएगा, उसको भी ज़रा क्लिक कर दीजिए। अब देखिए, आपने मेरी शर्ट पर कहा था कि मैंने भी शर्ट शायद खान साहब को देखकर पहनी थी। शायद कलर किसी तक मैच हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। मगर ना, आप अगर ये मान रहे हैं कि मैंने ये खान साहब को देखकर पहनी थी, तो फिर मरियम नवाज शरीफ ने भी आज इसी कलर के कपड़े पहने हुए थे। मरियम नवाज शरीफ ने भी फिर खान साहब को देखकर ही वो कलर मुंतखब किया था, लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक है, तो बहरहाल अब आज की इन खबरों की बात करते हैं। फैसल वावड़ा फंस गए, बड़ी मुश्किल में आए हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं वो मुसलसल आ रहे हैं। फैसल वावड़ा के बाद भी ये सिलसिला जारी है, इसकी भी बात करेंगे। इसके अलावा जो इमरान खान साहब आज हर जानिब छा गए, इससे हमारे एक बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, वो कह रहे हैं कि ये सब प्लानिंग थी। बल्कि बात यहीं से शुरू करते हैं, इस प्लानिंग से जो इमरान खान साहब के हवाले से बात की जा रही है। सैयद तलत हुसैन ट्विटर पर आए और सैयद तलत हुसैन ने ट्विटर पर आकर कहा, द होल प्लान, मुकम्मल मंसूबा, हैज सक्सीडेड वंडरफुली। अ जुडिशल कॉल, अदालत ने बुलाया। आ डिजिटल पिक्चर लीक, और इमरान खान की डिजिटल पिक्चर लीक हो गई। आ न्यूज सेंसेशन ऑन सोशल मीडिया, और फिर सोशल मीडिया पर आप देखें तबाही मच गई। अनदर क्राई फॉर हिज फ्रीडम, और फिर इमरान खान को रिहा करो का शोर मच गया। वन पार्ट ऑफ द, अच्छा फिर वो कहते पब्लिक, अनदर एंडोर्समेंट बाय पब्लिक ओपिनियन, तो अवामी राय एक बार फिर इमरान खान के हक में। अच्छा, ये एक बार फिर ऐसे कह रहे जैसे बीच में बदल गई थी। वन पार्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट इज बीइंग प्लेड लाइक अ वायलिन बाय द अदर पार्ट। तो तलत हुसैन साहब को सारी प्लानिंग नजर आ रही है। यानी इमरान खान के इंतखाबात की, उसकी जमात की, तमाम चीजों की, जिन फैसलों से ऐसी की तैसी हुई, उन फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन रिपोर्टर्स तनकीद करते हुए काजी फाइज ईसा साहब पे तनकीद करते हैं। इमरान खान साहब उनको भी जिम्मेदार करार देते हैं। इमरान खान साहब आर्मी चीफ पर भी इल्जाम लगाते हैं कि वो भी उन हालात के जिम्मेदार हैं जिनसे उनकी जमात दो चार है। और तलत हुसैन साहब को इसमें प्लानिंग नजर आ रही है। और तलत साहब कह रहे हैं कि ये जो प्लानिंग है, ये प्लानिंग जबरदस्त तरीके से कामयाब हुई है। एस्टैब्लिशमेंट में एक पार्ट है जो दूसरे पार्ट को वायलिन की तरह बजा रहा है। मतलब कमाल है। ये समझ रहे हैं तलत साहब के, अगर ये सब कुछ हो रहा है तो तलत साहब मान भी रहे कि एक और पार्ट है ना जो एस्टैब्लिशमेंट का ही कर रहा है, तो दूसरा पार्ट उसको बजा रहा है। तो फिर तलत साहब क्या कह रहे हैं कि आर्मी चीफ साहब, दीगर लोग, ये लोग जो हैं तलत साहब के मुताबिक ये बाकियों से कमजोर हैं। काजी फाइज ईसा साहब बाकियों से कमजोर हैं। जो इमरान खान की जमात के साथ इलेक्शन कमीशन ने किया, बाकी सब ने किया, हुकूमत ने किया है, ये सब इमरान खान से कमजोर है। तलत साहब से ये मान रहे हैं। तो वो जो कहते हैं कि इमरान खान इस मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट है, इमरान खान इस मुल्क में सिस्टम के अब्बा जान है, तलत साहब तो इस बात का ऐलान कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इमरान खान की मुआवनत हो रही है, इमरान खान की मदद हो रही है। कमाल है, वैसे सीरियसली कमाल है जिस तरह से हमारे यहाँ ये सीनियर सहाफ़ी हैं। मैं सलामी पेश कर सकता हूँ इनकी बसीरत को, इनकी फ़हम को, इनकी फिरासत को। तो तलत साहब पे हमने बात कर ली जिनको ये सब कुछ प्लानिंग लग रही थी। अब आ जाइए तारिक बशीर चीमा की कम से कम लफ्ज़ों में बेगैरती पर। हुआ क्या, तारिक बशीर चीमा ने किया क्या। बहावल नगर की बात हो रही थी और जरताज गुल साहिबा, माफ़ कीजिएगा, बहावलपुर की बात हो रही थी। बहावलपुर में एक स्कैंडल आया था, यजमान बहावलपुर, वहाँ की यूनिवर्सिटी का, तारिक बशीर चीमा के बेटे का भी नाम आ रहा था। ये सब कुछ हमारे सामने था। तो जरताज गुल साहिबा बहावलपुर का जिक्र कर रही थी, बहावलपुर यूनिवर्सिटी तस्वीर स्कैंडल का हवाला दे रही थी, तारिक बशीर चीमा के बेटे का भी नाम आया था।
और उन्होंने कहा था कि जी वो मैं इकरार को भी, बाकियों को भी, सबको देख लूंगा। ये तारिक बशीर चीमा को हमने करते हुए देखा था, तो वो तब भी धमकियां दे रहे थे। हुआ ये कि तारिक बशीर चीमा जरताज गुल की इस तकरीर के बाद उनकी नशिस्त तक आए, कुछ कहा उन्होंने, और जो कुछ भी कहा वो इतना घटिया था, इसके अल्फाज मुझे पता चल चुके। यानी जो उन्होंने जरताज गुल को कहा, उनकी हमशीरा के बारे में कहा, बहन के बारे में, वो इतना घटिया था कि नून लीग के, पीपल्स पार्टी के काफिले के लोगों को खुद चाहिए था कि लंबे चौड़े तारिक बशीर चीमा को 2-3 लोग मिलके खुद सबक सिखाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मतलब एक बंदा जो है वो रिपोर्ट हो रहा है सोशल मीडिया पर, और खुद जो अरकान हैं वो बता रहे हैं कि वो ये कह रहा है, मैं तुम्हारी बहन के कपड़े, मेरे थंबनेल में भी इसको ब्लर किया है, धुंधला किया है, तारिक बशीर चीमा ने ये बातें की हैं। उसके बाद ये लोग पहुंच गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले स्पीकर के चैम्बर में। जरताज गुल वहां पर भी रो नहीं थी, स्पीकर को भी ये बात पीपल्स पार्टी की खवातीन से भी पता चली, नून लीग वालों से भी पता चली, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वालों से भी पता चली, जरताज गुल से तो पता चलनी ही थी। और फिर उसके बाद तारिक बशीर चीमा को जो है वो सजा देने का फैसला भी किया गया। लेकिन कम अज कम इस ऐवान में जहां आप आ जाते हैं, फॉर्म 45 पे आते हैं, 47 पे आते हैं, यहाँ के आप हलफ उठाते हैं, अवाम की नुमाइंदगी के लिए आते हैं, इसकी छत पे कलमा लिखा हुआ है, इसकी पेशानी पे कलमा लिखा हुआ है, आयत कुरानी लिखी हुई है। क्या जहालत है कि आप खवातीन को इस तरह की गुफ्तगू करें, उनसे नंगी गंदी गालियां सड़कों पर जो कम तालीमी याफ्ता बच्चे देते, लड़ाई में, गुस्से में, रोड रेज में दी जाती, वो गालियां पैवान में खड़े होकर दे रहे हैं। सबक सिखाना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। हैरान हूं मैं कि क्यों नहीं किया गया। शेर अफजल मरवत ने कहा था हक बनता था कि वहां पर थप्पड़ रसीद किया जाता, ये शेर अफजल मरवत ने भी कहा था। तो जरताज गुल साहिबा जो है उन्होंने वहां पर जो बात की, उसके बाद तारिक बशीर चीमा की यह हालत हुई। इससे पहले भी हुआ ये बाद में मियां जावेद लतीफ ने मुराद सईद की बहनों के हवाले से, इमरान खान के हवाले से गुफ्तगू की थी, घटिया तरीन गुफ्तगू थी, और ये हमारे यहां हुई है। ख्वाजा आसिफ ने शीरी मजारी साहिबा के हवाले से गुफ्तगू की थी, घटिया तरीन गुफ्तगू थी। इसी तरह से ये जो राना तनवीर हैं, इन्होंने इमरान खान की मरहुमा वालदा के हवाले से, इमरान खान की अहलिया के हवाले से, इमरान खान के वालिद के हवाले से घटिया तरीन गुफ्तगू की थी। मतलब गालम गलोच तो ये बाहर भी करते, ऐवान में भी घटिया तरीन गुफ्तगू की थी। तो ये पहले भी कर चुके हैं, ये अब भी कर रहे हैं, और तब भी आया सादिक साहब थे ऐवान में स्पीकर। तो ये कमाल जो है ये लोग पहले भी दिखा चुके हैं। लेकिन बहरहाल इनके साथ जो होनी चाहिए थी असल में वो नहीं हुई है, गलत हुआ, वो होनी चाहिए थी इनके साथ, लेकिन बहरहाल गुजर गया। इसके अलावा फैसल वाउडा जो कह रहे थे डबल बदमाशी करूंगा, आप पगड़ियां उछालेंगे, हम पगड़ियों का फुटबॉल बना देंगे। जस्टिस बाबर सत्तार साहब को वो धमकियां दे रहे थे और उनसे कह रहे थे, मैंने एहतराम से पूछा, हालांकि उनको रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से जवाब भी आ गया। अब आपने जो सवाल पूछा था वो था कि क्या जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने लिख कर बताया था अतहर बिन अल्लाह साहब को, अतहर बिन अल्लाह साहब ने क्या जाना था, तो उसके बाद उसका सबूत दे दें, उन चीजों के बारे में बता दें। फैसल वाउडा की यही गुफ्तगू थी हमारे सामने, और फैसल वाउडा कहते हैं मैंने ये पूछा है। जब आपने ये पूछा तो वहीं तक महदूद रहे। उसके बाद आप बाबर सत्तार के अगले खत पर आ गए। आपका सवाल तो किसी और बारे में था, और पहले था बाबर सत्तार के अगले खत पर आ गए, पगड़ियां, फुटबॉल, डबल बदमाशी करूंगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है अस खुद नोटिस, जाएं फैसल वाउडा, सुप्रीम कोर्ट जाएं और जाकर बताएं कि मैं डबल बदमाशी करूंगा। जाएं जाकर बताएं कि एहतराम करूंगा तो भी डबल करूंगा, बदमाशी करूंगा तो भी डबल बदमाशी करूंगा। ये बात जाकर बताएं वहां फैसल वाउडा, ये होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में भी उसी तरह से बताएं ना। ये सिलसिला क्या हुआ, फैसल वाउडा से पहले क्या हुआ था, जस्टिस बाबर सत्तार साहब का जो खत था उस पर हमने देखा कि अटॉर्नी जनरल साहब आए, उन्होंने कहा गलत फहमी हुई है। फिर उसके बाद आ गए आजम नजीर तारड़ साहब, वजीर कानून साहब, अता तारड़ साहब, वजीर इत्तलात साहब, इन्होंने आकर फिर जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ बातें की, और कौमी अहमियत के मामलात, बाज मामलात को इतना ना उठाया जाए, ये बातें शुरू कर दी। फिर उसके बाद फैसल वाउडा आ गए। फैसल वाउडा के बाद जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी आ गए, तलाल चौधरी आ गए, और फिर उसके साथ साथ कामरान टिसोरी आ गए। फिर भी तसल्ली नहीं हुई थी। उसके बाद हमने देखा कि फिर ये सिलसिला जारी है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो चले जा रही हैं। मुस्तफ़ा कमाल आ गए, एक रिटायर्ड मेजर साहब आ गए, अभी मजीद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी बाकी हैं, और ये सिलसिला जारी रहेगा बाबर सत्तार साहब के खिलाफ। इसीलिए तो अतहर बिन अल्लाह साहब ने सुप्रीम कोर्ट में पूछा अटॉर्नी जनरल से कि अब आप हमें अपनी प्रॉक्सीज के जरिए धमकियां दिलवा रहे हैं, हमारी पगड़ियों की आप फुटबॉल बनाएंगे, बताइए कैसे बनाएंगे। और फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा नहीं, ना ऐसा हो रहा है ना ऐसा होगा, हो रहा है ऐसा।
जब ही अतहर बिन अल्लाह साहब को ये पूछना पड़ा, प्रॉक्सीज के हवाले से बात करते हुए बात करनी पड़ी, और फैसल वाडा साहब जो हैं, अब जब ले लिया गया है इसको नोटिस तो जवाब देंगे, माफ़ी मांगेंगे। जाहिर है कि जब आपने तौहीन अदालत की ये हरकत कर डाली है तो आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। इमरान खान साहब जो है उन्होंने बात की थी जज ज़ेबा साहिबा के हवाले से, तो इमरान खान साहब जो है उन्होंने उनसे भी माफ़ी मांगी थी, अदालत में भी माफ़ी मांगी थी। और हालांकि वो मामला था शहबाज गिल साहब का कि जिनका दोबारा रिमांड दे दिया गया था, रिमांड ना देने के बाद भी रिमांड दे दिया गया था, और शहबाज गिल साहब ने बताया था कि उनके जिस्म के नाजुक जिनसी आज़ा पर करंट लगाया जा रहा था। ये सूरत हाल थी शहबाज गिल साहब की। तो फिर अब फैसल वाडा साहब जो हैं वो जवाब दें। फैसल वाडा साहब हों, दीगर लोग हों, गैर सियासी ताकतों वाले ये लोग जो हैं जो कुछ कर रहे हैं, वो आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह से मुसलसल एक तसलसल के साथ पाकिस्तान की अदलिया के साथ हो रहा है। इसके बाद आखिर में मैं आपसे अर्ज करूं अहमद फरहाद की बात, वही जिनके हवाले से मैं गुज़श्ता रात टेलीविजन पर भी बैठा हुआ था, तो मैं पूछ रहा था जो अपनी मर्जी से सोचता है वो कहाँ है, उठाने वालों से जो जुदा है वो कहाँ है, जो पूछता है अमन आम्मा का मसला क्यों, वो अमन आम्मा का मसला है, वो कहाँ है। तो वो अहमद फरहाद जो है उसके हवाले से समाअत हुई, और वहां जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी साहब जो हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि लोगों को लापता करने वालों के खिलाफ कम से कम सजाए मौत होनी चाहिए, इस सिलसिले में कानून साजी करनी चाहिए। वही लोग हैं जो लापता अफराद पर ज्यादा बात करते हैं, लापता अफराद पर बात करने की वजह से शायर को उठा लिया गया है। बाइस से शर्म बात है, हम सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है। अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरखास्त पर मोहसिन अख्तर कयानी साहब की रूबरू समाअत हुई। एसएसपी ऑपरेशन जमील जफर, इनके साथ अहमद फरहाद की अहलिया के वकील ईमान मजारी, हादी चट्ठा ये पेश हुए और बताया कि 2 रोज पहले अहमद फरहाद घर से लापता हो गए। सरकारी वकील ने कहा कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाइए, कोशिश कर रहे हैं। जज साहब ने पूछा ये जो डाले वाले हैं वही लेकर गए हैं, ये समाअत में जज साहब ने सवाल किया था। देखिए अहमद फरहाद जो हैं वो अपनी शायरी में इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बताते हैं, ताकतवर अफराद को तनकीद का निशाना बनाते हैं। अहमद फरहाद अदालत को तनकीद का निशाना बनाते हैं और अपनी शायरी के जरिए मलफूफ अंदाज में तनकीद का निशाना बनाते हैं। प्रॉब्लम क्या हुआ, अहमद फरहाद कश्मीर से हैं, ये जो कश्मीर में मुजाहिरे हो रहे थे इन पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। बाज़ लोगों का ये कहना है कि अहमद फरहाद ने जाँ बहक होने वालों की तादाद, ये जो खबर आई कि रेंजर्स की जानिब से गोली चलाई गई, रेंजर्स पे पथराव हुआ और बाज़ ज़रा के मुताबिक 3 अफराद जाँ बहक हुए। अहमद फरहाद बता रहे थे तादाद 10 से 13 के दरमियान है। तो ये बताया गया कि अहमद फरहाद जो हैं वो झूठ फैला रहे थे, तो झूठ फैला रहे थे तो अहमद फरहाद को झूठ फैलाने की सजा दीजिए, गिरफ्तार कीजिए, अदालत में ले जाइए, बताइए कि बदअमनी की वजह बन रहा है, इसकी जानिब से जो रिपोर्टिंग की गई है वो झूठ पर मबनी है, इसलिए इसे गिरफ्तार किया जाता है। ये इस पे दफात लगती हैं और इन दफात के तहत ये गिरफ्तार होता है और अदालत से मांगा जाए रिमांड, उसके बाद अदालत को दिया जाए चालान और उसकी सजा जो बनती है कानून के मुताबिक उस सजा का मुतालबा किया जाए। लेकिन अगर इसके नतीजे में किसी शख्स को लापता कर दिया जाएगा तो यह तो खुद लाकानूनियत है। आप लापता करने वाले की बात करने वाले को लापता कर देंगे तो फिर यह तो खुद लाकानूनियत है। यह तो अपने आप में एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसको अदालत भी नहीं संभाल सकती, हुकूमत का साथ देने वाले लोग भी नहीं संभाल सकते। टेलीविजन प्रोग्राम्स में वो लोग भी कह रहे हैं कि यह कैसे किया जा सकता है कि किसी शख्स को कानून के दायरा कार में लाया ही ना जाए। और जस्टिस साहब ने कहा कि पहले लापता कर देते, उसके बाद उनमें यह सलाहियत है कि वो इस तरह से समझाते हैं कि बंदा वापस आता है और कहता है मैं शिमाली इलाका जात की सैर को गया हुआ था। तो अब एक बार फिर वार्निंग दी गई है कि अहमद फरहाद को बाजियाब करवाया जाए, फौरी तौर पर सामने लाया जाए। सेक्टर कमांडर जो हैं उनको भी अदालत ने तलब फरमा लिया है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।